हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 चैप्टर ऑन इन्फ्लेशन। तो आपको मैं दिखाऊंगा ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। लेट्स एनालाइज द इन्फ्लेशन ट्रेंड एंड अंडरस्टूड कि क्या चल रहा है देश में इन्फ्लेशन। तो ग्लोबल ट्रेंड क्या है इन्फ्लेशन के और इंडियन ट्रेंड क्या है। व्हाई वी डू हैव अ ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस। सर इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाइए, हम ग्लोबल क्यों पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ग्लोबल ट्रेंड देता क्यों है, टू मेक अ कंपैरिजन, वैलिड कंपैरिजन, है ना। इस कंपैरिजन के लिए कि अच्छा हम इन्फ्लेशन में अगर हम रेंज को तोड़ रहे हैं तो क्या हम ही सिर्फ रेंज को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम सिर्फ अकेले थोड़ी हैं, अकेले थोड़ी हैं हम तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन बाहर वाले से इंपैक्ट भी तो हो रहा है, सिर्फ घर की वजह से इन्फ्लेशन थोड़ी है। सोचिए अगर बाहर वाली चीजों में, बाहर वाली गुड्स एंड सर्विसेज में अगर इन्फ्लेशन आएगा एंड यू आर इंपोर्टिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या आप इन्फ्लेशन इंपोर्ट करते हैं, इन्फ्लेशन इंपोर्ट करते हैं। सो हम अगर कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेगा तो क्या बनेगा, उल्लू। तो कंपैरिजन ड्रॉ करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन क्या है, और ये इतना ज्यादा है कम है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए, तो आप कहोगे क्या बात है सर, कितना कमा रहे हो, बढ़िया। लेकिन मैं कहूं मेरा दोस्त की सैलरी है 2 करोड़ रुपए, तो आप कहोगे क्या ही कमा रहे हो सर। तो कंपैरिजन से पता चलता है ना आप कहां पर हो। करेक्ट, तो इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं कि ग्लोबली इन्फ्लेशन क्या है, इंडियन इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है, सीपीआई कैसा है, डब्ल्यूपीआई क्या है। तो हमने सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, स्टैटिक क्या है। अब एनालिसिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो डब्ल्यूपीआई किसके पर्सपेक्टिव से होता है, होलसेल पर्सपेक्टिव, केवल गुड्स होते हैं। सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होते हैं। कैलकुलेट कौन करता है, एनएसओ। डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। 2014 के बाद उर्जित आर पटेल कमेटी रिकमेंडेशन के बाद क्या हम बेंचमार्क को यूज करते हैं, सीपीआई कंबाइंड। व्हाट इज सीपीआई कंबाइंड, रूरल और अर्बन अलग अलग थे, उन सबका अगर बास्केट सेम करके कंबाइंड बास्केट लेके अगर हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, दैट इज सीपीआई कंबाइंड। यस, पक्का। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, रीजन फॉर इन्फ्लेशन। तो मैंने लिख दिया है, रीजन फॉर टुडेज इन्फ्लेशन इज ओनली द फूड इन्फ्लेशन, मेनली द फूड इन्फ्लेशन। And by the way, the whole world is witnessing the negative trend in the food inflation, but India is witnessing, and some emerging economies is witnessing more food inflation. So we must understand that. And government steps to control inflation. Government steps to control inflation. इससे पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे की कुछ लाइन पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यस। चलो ये लिख लिया ना आपने, ये बना लिया ना। इकोनॉमिक सर्वे ओपन करता है अपने इन्फ्लेशन को चैप्टर से, इन गॉजिंग द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स इन द इन्फ्लेशन इज एसेंशियल। हमको अगर ग्लोबल इकोनॉमी का हेल्थ समझना है और उसको गॉज करना, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, ट्रेंड इन द इन्फ्लेशन क्या है। While global inflation peaked at 2022 due to supply chain disruption and geopolitical tension, तो ग्लोबली इन्फ्लेशन क्यों आया 2022 में, बिकॉज ऑफ व्हाट, सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। और याद करिए हमने भी तो 2022 में पीक किया था, हमारा अभी पीक मैंने आपको दिखाया था क्या था, 6.7 समथिंग था। तो वी हैव आल्सो पीक्ड इन्फ्लेशन इन 2022 ओनली। सो काइंड ऑफ आर इन्फ्लेशन इज आल्सो सिंक्रोनाइज्ड विद द वर्ल्ड इन्फ्लेशन। जब पूरे वर्ल्ड में ही जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन तो अगर पूरे वर्ल्ड में आ रहा है तो हम इंपोर्ट भी करेंगे, हमारे पास भी आएगा। But after 2022, it has declined since then. Aided by the policy measures, in India, retail inflation eased in FY25. FY25 का मतलब क्या होता है, FY25 मतलब 2024-25, 2024-2025। यस, हमारा ईज हुआ है इन दिस फाइनेंशियल ईयर जिसपे हम बैठे हैं, ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हम बात करते रहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है, जो मैंने आपको स्टैटिक में पूरा पढ़ाया है। करेक्ट, यस। कोर इन्फ्लेशन रीच्ड इट्स लोवेस्ट पॉइंट इन अ डिकेड। कोर इन्फ्लेशन सबसे कम हो गया, तो मतलब फूड एंड फ्यूल को हटा दें तो कोर, यानी कोर इन्फ्लेशन हमको इंपैक्ट कर रहा है क्या इतना, नहीं। इंपैक्ट क्या कर रहा है, जो कंट्रोल में नहीं है।
क्या कंट्रोल में नहीं है? फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, करेक्ट. While the food inflation was affected by the supply chain disruption and the adverse weather condition. फूड जब भी परेशानी में होगा, फूड में जब भी इन्फ्लेशन आएगा, किसकी वजह से आएगा? सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो ही फूड में इन्फ्लेशन आएगा. और सप्लाई कम होने का रीजन क्या हो सकता है? एडवर्स इन्वायरमेंट. अगर क्लाइमेट ही ठीक नहीं है और हमारा अगर मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, तो जाहिर सी बात एक प्रॉब्लम तो मानसून क्रिएट करता है हमारे लिए. और दूसरा सप्लाई चेन डिस्रप्शन, जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करके बैठा था. अब देखिए आगे क्या लिखा है. अनियन एंड टोमेटो प्राइस आर अफेक्टेड बाय द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन पार्टली ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड मॉनसून इंड्यूस्ड सप्लाई चेन डिस्रप्शंस. Monsoon induced supply chain disruption along with the extreme weather condition. Onion and tomato. On pulses, despite being a major producer, India faces a gap in demand and supply. We are the major producer of the pulses. Then also we consume a lot pulses. We consume a lot of pulses. That's why our demand of pulses is always more and supply is less. That's why there is a gap between demand and supply. And because of that, our pulses inflation is there. And the government also has undertaken several measures to rein in the price of the vegetables like onion, tomato, which included the procurement and the buffer stocking of the onion under price stabilization fund and subsidized sale of onion and tomato. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट स्टेप क्या ले सकती है? मैंने आपको लिखवाया था कि गवर्नमेंट बेच सकती है सामान, सब्सिडाइज रेट पर अनियन टोमेटो अवेलेबल करवा दे तो प्राइस कम हो जाएंगे. And also many administrative measures have been taken up to address the price pressure in the pulses, such as subsidized retail sale, stock limits and easing imports. ये लिखना नहीं है आपको, आप लिखो मत, आप समझो बस, ये लिखा हुआ है. Estimates suggested that India's retail inflation will align progressively with the target, and global commodity prices are expected to decline and potentially easing the core and the food inflation. And long-term price stability would be achieved by robust data system for monitoring prices, developing climate resilient crops, reducing crop damage and post harvest losses. वेस्टेज कम करिए, अपना क्रॉप का डैमेज कम करिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप ग्रो करिए और प्राइसेस को कंटिन्यूअस डेटा सिस्टम में मॉनिटर करते रहिए. And by reading this, you can easily say that India has a better position in terms of inflation. Our inflation is range bound. थोड़ा बाहर गया कोई बात नहीं, पर range bound है. पीक किया था 2022 में. Still we are good at this because government and RBI hold its ground in regards to inflation. Got the point? Understood? Yes. So that is the thing. Inflation का अगर चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो किस बैकग्राउंड बिना समझे नहीं समझ पाओगे. इस बैकग्राउंड में, और आइए अब बैकग्राउंड के बाद फिर डेटा समझते हैं. क्या लिखा मैंने? ग्लोबल इन्फ्लेशन पीक 2022 कितना था? 8.7% था ग्लोबल इन्फ्लेशन. 8.7%. 2022 में हमारा कितना था? 6.7%. करेक्ट. एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन. ये पॉइंट आप लिख लो. तो वो नहीं लिखवाया, पर ये लिखवा रहा हूं. ये देखो आप. तो ग्लोबल इन्फ्लेशन पीक 2022 8.7%. व्हाई? सप्लाई चेन डिसरप्शंस मेनली एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस. और मैं आपको एक बार ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या इधर से सवाल पूछ सकता है. ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है मुझे, ऐसा लगता है मुझको कि यहां पर इकोनॉमिक सर्वे जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बारे में बात कर रहा है एंड डेट टू मेन पर्टिकुलरली हीट वेव्स के बारे में बहुत बात कर रहा है. तो हीट वेव्स, फिर उसका सवाल कहां से बन सकता है? लोकल विंड्स. डॉक्टर विंड क्या होती है? और जियो साइंटिस्ट का पेपर खोल के देखेंगे तो आपको सवाल मिलेंगे जो ये बता रहे हैं कि लोकल विंड्स पर फोकस है यूपीएससी का. हरमटन विंड क्या होती है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो, यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर कैसे सोच रहा है ना. तो एग्जामिनर कहां से सोचेगा? जहां से गवर्नमेंट सोचेगी. दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. करेक्ट. लंगोटिया यार. तो जाहिर सी बात है वो चीज होने वाली है. तो अगर तुम अब लोकल विंड्स प्रिपेयर ना करो, सिर्फ तुम प्लेनेटरी विंड्स प्रिपेयर करके इस बार चले जाओगे, तो सबसे बड़ी गलती क्या करोगे? तुम 2 नंबर में मिस कर जाओगे. इसलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत चीजें बताता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है आपको एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से कि आर फोकस इज वेयर. हम ये नहीं पूछेंगे हीट वेव्स क्या है, पर ये पूछेंगे लोकल विंड्स क्या है. और फिर लोकल विंड्स इंडियन नहीं पूछेंगे, हम ग्लोबली पूछ लेंगे आपसे. मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ लेंगे, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट. अब फिर आप परेशान है कि ये सवाल कहां से पूछता है यूपीएससी. ज्योग्राफी में ये लोकल विंड्स के बारे में कहा, ये डॉक्टर विंड कहां पहुंच गए हम.
समझिए आप, बात समझ रहे मेरी? यस। तो वो समझना बहुत जरूरी है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। चलो, हेडलाइन इन्फ्लेशन ईजेस अक्रॉस कंट्रीज। तो अगर आप सही से देखो, लेट लेट मी जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। हेडलाइन इन्फ्लेशन ईजेस अक्रॉस कंट्रीज। अब आप देखो FY 23, FY 24, FY 25। FY 25 का मतलब क्या है? 2024-25। हम अभी कौन सी तारीख में बैठे हैं? 21 फरवरी 2025। कौन से चल रहा है? यही चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा करंट फाइनेंशियल ईयर का, एंड बजट हमेशा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। करेक्ट। देखो सारी कंट्रीज के नाम लिखे हैं आपके सामने। आपको याद करना है क्या? मैं कभी बोलता हूं आपको याद करने के लिए कोई चीज नहीं ना, याद नहीं करना है। तुमको बस देखना है, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए बस। क्या लिखा है? FY 23 में ग्लोबल एवरेज कितना था? एवरेज 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 कितना था? 6.3। 2022-23। फिर 23-24 में 3.9, 2.9। तो क्या ग्लोबली भी कंडीशन ईज हुई है? किसमें? हेडलाइन इन्फ्लेशन में। एवरेज ठीक है, यस, बट पर्टिकुलरली सी किससे कीजिए? आप देखना शुरू कीजिए इंडिया को। कहां है इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया? ये है इंडिया, दिस वन। और ये कलर कौन सा है? दिस वन। तो कलर कहां पर है भाई? कलर कोडिंग अगर आप देखेंगे, ये वाला कलर है इंडिया, 6 पॉइंट समथिंग, ये वाला दिख रहा है आपको? करेक्ट। ये वाला है इंडिया, दिस वन। ये वाला है इंडिया, ये वाला, दिस वन। तो हमारा 5 पॉइंट समथिंग। देखो अगर आप यहां से 6 वाले पे ड्रॉ कर दो, तो हमारा विद इन रेंज है। कब? FY 24-25 विद इन रेंज इन्फ्लेशन चल रहा है। 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, ये हमारी लिमिट है। बस हमारा FY 23 में बस ऊपर गया था, 6 से ऊपर, याद है? 6.7%, 2022। अदरवाइज तो हमारा रेंज में, हमारा रेंज में। जब हमारा 6.7% चल रहा था ना, यूके का बताइए 10% था। डेवलप्ड नेशन, यूके का 10% है। यूके में कितना होना चाहिए इन्फ्लेशन? 2-3%। इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। डेवलप्ड नेशन में इन्फ्लेशन बहुत कम होता है, डेवलपिंग नेशन में ज्यादा होता है। तो यूके में देखिए कितना बढ़ गया। तो बताइए, यूके ने अच्छा परफॉर्म किया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, या इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया? हम तो कितना ज्यादा थे, हमारा मार्जिन बहुत कम था, हम बहुत थोड़ा एक्सीड किए थे। ये कितना एक्सीड किए होंगे? एंड लेट अस सी यूएसए। यूएसए कहां है? दिस वन इज यूएसए। इनका पहुंच गया था 7 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स। इनका 7 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स था। इनका भी कितना होना चाहिए? 2-3%। तो अगर यूएसए, यूके, अब बाकी भी डेवलप नेशन भी देख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक कंक्लूजन क्या समझना है? कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है कि व्हेन द होल वर्ल्ड वाज विटनेसिंग द प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन, इंडिया on the one hand balance the inflation with ease, with lots of monetary policy interventions, fiscal policy intervention. Government and RBI has worked wonderfully to make sure that our inflation is in range bound or exceeds a little. भाई ऐसा नहीं हो सकता ना, जब पूरी दुनिया में तबाही चल रही हो, सब पूरे सबके घर में आग लग गए हो, आपके घर में कुछ भी ना हो। कुछ तो होगा ही। पर कंपैरिजन देखिए, यूएसए यूके से कर भी लें, तो कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो इंडिया इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड वेरी फर्मली, एंड दैट इज द कंपैरिजन यू वांट टू डू। और देखिए साथ में क्या लिखा है? मॉनेटरी टारगेटिंग लोअर्ड इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज्ड आउटपुट ग्लोबली। तो आपसे सवाल जब 2023 में पूछा गया, 2023 में सवाल क्यों आया होगा कि पोस्ट पैंडेमिक सेंट्रल बैंक्स हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट? और सेकंड ऑप्शन क्या था स्टेटमेंट? सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव द ड्यूटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। याद है? तो 2022-23 यूपीएससी प्री 2023 का सवाल क्यों था? क्योंकि 2022 में पीक पे था इन्फ्लेशन, इसलिए पूछा गया कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी जानते हो? वो डायरेक्टली पूछ लेते तो बहुत इजी हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट 2 देके पूछ लिया। सवाल इतना ही था कि इन्फ्लेशन आएगा तो आप रेपो रेट के साथ क्या करोगे? इन्फ्लेशन आएगा तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करोगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करोगे? बात खत्म थी वहां पे। और देखिए यहां पर मॉनेटरी टारगेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी?
2022 में 4.1%, 23 में 3.1, 24 में 2.9। ये क्या है? ग्लोबल, ग्लोबली ग्लोबल डेटा है। तो एवरेज एवरेज ग्रोथ रेट क्या थी? जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी? दिस वन। लेकिन इन्फ्लेशन रेट क्या था? 5.9, 4.5, 2.9। करेक्ट, यस। एंड पॉलिसी रेट देखिए 4, 5.9, 5.8। अब ये देखिए, अगर आपने पॉलिसी रेट बढ़ाया तो ये कम भी हुआ, ये दिखाना है। 22, 23, 24। ये प्रूफ किस बात का है? कि व्हेन यू फॉलो द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इट हेल्प इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एंड द होल वर्ल्ड हैज डन दिस। The central bank of all the countries in the world have adopted the very good measure of doing the adopting the contractionary monetary policy. Got the point? Understood? Yes, I hope यहां तक समझ में आ रहा है। कोर इन्फ्लेशन ऑल्सो मॉडरेट्स। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारा कोर इन्फ्लेशन भी मॉडरेट हो रहा है। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? हेडलाइन में आप फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल आप माइनस कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? कोर। Why core calculation of core inflation is important? Because food and fuel is not in the control of the government. So to see what the government can do, तो core inflation चेक कीजिए, और core inflation मॉडरेट हो गया है, मतलब गवर्नमेंट वो काम कर रही है जिसकी वजह से कोर पे इंपैक्ट होना चाहिए था और इंपैक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे एवरेज क्या था? 4.8, 4 एंड 2.8, 4.8, 4 एंड 2.8। तो कोर इन्फ्लेशन भी ईज डाउन हुआ है। 2.8 और 2.9, 2.8 एंड 2.9, कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। और यहां पर सबसे बड़ी बात देखिए क्या लिखा है? चेंज इन द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट में कितना चेंज हुआ है? अच्छा, मैं आपसे कहूं 4 से इन्फ्लेशन 6 हो गया है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, ऐसे ही कुछ निकालोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर आप देखो चेंज इन इन्फ्लेशन रेट कितना है? नेगेटिव, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था पहले, अब कम हो रहा है। इन्फ्लेशन पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। Got the point? And also see, global food inflation declines. The main source of inflation was food inflation. तो अगर आप देखें ग्लोबली फूड इन्फ्लेशन 9.4, 6 एंड 3.2। हेडलाइन इन्फ्लेशन के नीचे आने का मेन रीजन क्या है? फूड इन्फ्लेशन। एंड डाइवर्जिंग ट्रेंड इन द फ्यू इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, ये दिखाना था मुझे। जब पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबका फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इस समय देखो नेगेटिव रेट है, नेगेटिव मतलब फूड इन्फ्लेशन कम होना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया, चाइना, ब्राजील देखिए, कंपेरेबल इकोनॉमीज देखिए, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज देखिए, इनमें अभी भी फूड इन्फ्लेशन सस्टेन कर रहा है। फूड इन्फ्लेशन का अभी भी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। पहले अगर 6 था तो अब 6.5 होगा, 7 होगा, ऐसे बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। किसमें? फूड में। तो वो कहते हैं कि देयर इज अ डाइवर्जिंग ट्रेंड इन द फ्यू इकोनॉमिक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे कंट्रीज को देखेंगे और ग्लोब को कंपेयर करेंगे, व्हेन होल वर्ल्ड इज विटनेसिंग, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट और change in the inflation rate, negative change in the inflation rate in the food inflation. But some economies like India, China, and Brazil are witnessing the positive rate of change in the inflation in the food. एंड दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे कन्वेस। ठीक है, और ये फूड इन्फ्लेशन का रीजन देते हैं हीट वेव, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इंक्रीज। हीट वेव 2020, 12, 23, 75, 42, 76, 2024 76 नंबर ऑफ डेज हीट वेव्स थी। राइज इन द क्रॉप्स एरिया डैमेज ड्यू टू वेदर कंडीशन। राइज इन द क्रॉप एरिया डैमेज्ड, पहले इतना था अब इतना है। तो पहले हम 2 के नीचे थे, आज हम 3 के ऊपर हैं। तो अगर क्रॉप एरिया डैमेज ज्यादा होगा ड्यू टू वेदर कंडीशन तो फूड की सप्लाई कम होगी, तो जाहिर सी बात है आज इंडिया फूड इन्फ्लेशन विटनेस कर रहा है। अगर हमने डाइवर्जेंट अगर ट्रेंड शो किया है विद इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड इकोनॉमीज, देन सी ना, द मेन कल्प्रिट इज व्हाट?
And this is India's database of weather disaster dashboard by the CSE DTA data. सो हीट वेव्स, तो मैं कह रहा हूं हीट वेव से सवाल ना आए, पर लोकल विंड से जरूर आ जाएगा। ये विंड एज अ होल, ये क्लाइमेटोलॉजी से सवाल बन सकता है ज्योग्राफी में। दैट इज माई पॉइंट टू कन्वे। यस, अगर आप ये भी देखें, इकोनॉमिक सर्वे भी चार्ट देता है, मेजर टोमेटो और अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट एक्सपीरियंस मोर हीट वेव्स इन 2024। नंबर ऑफ डेज ऑफ हीट वेव्स, नंबर ऑफ डेज इन विद द हीट वेव्स इन 2024। तो आप 2020 को कंपेयर करो 2024 से, तो पहले ग्रीन था, लेस देन 10 ग्रीन था, और ये अनियन टोमेटो अनियन टोमेटो अनियन टोमेटो अनियन अनियन टोमेटो अनियन टोमेटो, आज मोर देन 30 है नंबर ऑफ हीट डेज। तो कहीं ना कहीं आप देखो ग्रीन सम कितना ड्रास्टिक चेंज है। एंड दैट्स हाउ वी आर शोइंग द डाइवर्जेंट ट्रेंड इन द फूड इन्फ्लेशन। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ गई आपको पक्का? यस। चलिए कुछ चीजें और दिखाता हूं। वैसे ये इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा नहीं दिया, हमने खुद इसको क्रिएट किया है FY24 का, गिवन बाय द डेटाबेस जो भी है। ऐसा चार्ट प्रिपेयर करके नहीं दिया, पहले इकोनॉमिक सर्वे ऐसा चार्ट भी देता था, एंड दैट वाज मच मोर कॉम्प्रिहेंडेबल, उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकते थे। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में 12.3% से 6.2% पे हमारा इन्फ्लेशन। यस। अगर फूड आर्टिकल के बारे में बात करें तो 8.3 से 11.8 है, ये इंक्रीज है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड हीट वेव्स, दैट्स व्हाई द इंक्रीज। लेकिन अगर आप सही से देखें तो क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में डिक्लाइन है। बताओ डिक्लाइन क्यों है, नेगेटिव क्यों है? समबडी, एनीबडी? और देखो फ्यूल एंड पावर में भी देखो 33.8 से -7.5, क्यों? मेनली बिकॉज ऑफ, फर्स्ट बिकॉज ऑफ हाई बेस, दिस इज बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट ऑल्सो ना। FY23 का देखिए 57.7, और फिर कंपेयर कीजिए तो लो, हाइयर बेस से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बेस इफेक्ट की वजह से होगा। एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जब खत्म होंगे तो जाहिर सी बात है, नॉर्मलाइज सप्लाई चेन जब होगी तो उसमें सप्लाई जब इंक्रीज होगी, डिमांड ईज डाउन होगा, तो जाहिर सी बात है। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? बट फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जो आपको ट्रेंड शो कर रहे थे 7.5 से 8.89, कंप्लीट फूड इन्फ्लेशन, प्राइमरी आर्टिकल्स का भी और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का भी, दोनों का मिला के भी देख लियो, 7.5 से 8.8। करेक्ट? गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस, ओके, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें फूड इन्फ्लेशन में, अगर सीपीआई देखते हैं, WPI देख लिया हमने, सीपीआई देखिए 21, 22, 22, 23, 23, 24 रूरल अर्बन कंबाइंड। तो अगर जनरल देखेंगे तो कितना है? 7.6, 5.5, 7.6 एंड 5.4, विद इन द रेंज बाउंड मैनर। एक ही बार बाहर गए हम 6.7, एक बार और गए थे पहले, लेकिन 2022 में पीक हुआ था और उसके बाद डिक्लाइन पे है, हम रेंज हैं। लेकिन अगर आप सही से देखें तो हमारा फूड एंड बेवरेजेस का 39 कितना है? 45.9% वेटेज है, फूड का 39.1, एंड रेस्ट इज 6% समथिंग इज फॉर बेवरेजेस। और देखिए फूड का इन्फ्लेशन देखिए 6.7 से 7% combined, and this is because of what? Supply chain disruptions, extreme weather conditions, more heat waves, and decrease harvest of some food items, डिक्रीज हार्वेस्ट ऑफ सम फूड आइटम्स, ये लिख लो आप बस। तो मेंस में आपको ये पॉइंट याद रहेगा कि आपको ये, अगर फूड इन्फ्लेशन के बारे में कभी बात करना है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी, देखो 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 22 में। मैंने तो आपको मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बारे में बता दिया, मोदी साहब के गवर्नमेंट के बारे में बता दिया, स्टैटिक में मैंने पूरा समझा दिया, पूरा ट्रेंड ही हमने एनालाइज कर लिया 1947 से। अब जब हम आज की इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास पूरी हिस्ट्री का क्या है, बैकग्राउंड भी है हमारा, एंड इट्स बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आप इकोनॉमिक्स की तरह थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू कर दोगे, और जो आर्टिकल्स आपके पास आते हैं वो सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आने लगेंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, स्टैटिक समझोगे तभी तो करंट समझोगे।
डायरेक्ट अगर मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे समझा दूं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि सर कैसे हो रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस कैसे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। गॉट द पॉइंट? यस। और 2025-26 के लिए हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, हम कितना कर लेंगे इसको? हमारा टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का कितना था, 4.4% ऑफ जीडीपी। यस। हमारा इन्फ्लेशन का भी टारगेट है कि 4.4% पहुंचेंगे, सीपीआई को 4.4% तक ले जाएंगे। अभी 5 पॉइंट समथिंग है, हम धीरे धीरे इसको भी लोअर डाउन करके 4.4 तक ले जाएंगे। यस। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ देखिए, हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट इंडियाज हेडलाइन एज वेल एज द कोर इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेडलाइन तो हमने देख ही लिया था, और कोर भी ईज डाउन हुआ है। कोर ग्लोबली ईज डाउन हुआ है, तो इंडिया में भी ईज डाउन हुआ होगा। ग्लोबली भी ईज डाउन हुआ है, इंडिया में भी ईज डाउन हुआ है। यस। लेकिन फूड इन्फ्लेशन बस एक पर्टिकुलर चीज है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन को थोड़ा सा इंपैक्ट कर रहा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो ये चीज बोलता है सीपीआई इन्फ्लेशन। ये सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखें दिसंबर 24, अगर इसको देखेंगे तो इस साइड देखेंगे, जब तक डब्ल्यूपीआई को हम आरएचएस में देखेंगे और बाकी सबको एलएचएस में देखेंगे, देखना सीख लो। यहां से इसको जोड़ मत देना कि 10% है, इधर से इधर खींचोगे, इधर कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। गलत मत खींच देना बस, इसलिए ग्राफ पढ़ना सिखा रहा हूं आपको। इसको इधर खींचोगे, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन एंड सीपीआई, अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है, अगर मैं कहूं ये लाइन मैंने खींच दिया और ये लाइन खींच दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ब्लैक वाला कोर है और ग्रीन वाला सीपीआई इन्फ्लेशन हेडलाइन है, तो बीच का डिफरेंस क्या है बोलो? फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, राइट, करेक्ट। एंड व्हाट इज रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन? जब फूड एंड फ्यूल को जो हटा रहे थे, और एक चीज और हटा दें, जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस थे, उनका भी इन्फ्लेशन हटा दें, तो कोर को रिफाइन कर देंगे तो रिफाइंड कोर निकल के आएगा, जो कि हमने स्टैटिक में समझा भी था। यस। तो यहां पे क्या लिखा है, कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग मोर बिकॉज ऑफ द कोर सर्विस इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोर ऑफ सर्विस इन्फ्लेशन। सर्विस में इन्फ्लेशन ज्यादा कम हो रहा है, गुड्स में अभी भी इन्फ्लेशन है इन कंपैरिजन टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोर सर्विस इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग मोर, यू नो मोर देन दी गुड्स कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन के लोअर होने का ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसको जाती है, क्रेडिट किसको जाता है? कोर सर्विस इन्फ्लेशन। एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन डिक्रीज बिकॉज ऑफ फ्यूल इन्फ्लेशन डिक्रीज, क्योंकि फूड में तो बढ़ रहा है, फूड में तो बढ़ रहा है। तो कोर में फूड एंड फ्यूल ऐड करेंगे तभी तो हेडलाइन पहुंचेंगे। कोर में फूड एंड फ्यूल ऐड करेंगे तभी तो हेडलाइन पहुंचेंगे। तो फूड में बढ़ रहा है, फ्यूल में कम हो रहा है। यस। इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन भी ओवर द टाइम डिक्रीज हो रहा है। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। पक्का? यस। ओके। तो हमने ये समझ लिया ग्लोबल ट्रेंड क्या है इन्फ्लेशन का, और इंडियन ट्रेंड क्या है। हमने ये भी समझ लिया इंडिया में इन्फ्लेशन किसकी वजह से। नाउ द लास्ट स्टेप, व्हाट्स द गवर्नमेंट इज डूइंग रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। दिस इज द टेबल फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्टली। द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, बाकी मेजर्स तो हम जानते हैं, लेकिन फूड आइटम्स में सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स में गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक बार आप पढ़ लो। स्टैटिक आपको जानते ही हो कि गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है। स्टॉक लिमिट्स कर सकती है वीट पे, स्टॉक लिमिट्स ऑन वीट फ्रॉम 24 to 25। ओपन मार्केट सेल स्कीम, याद है मैंने आपको लिखवाया है स्टैटिक में कि गवर्नमेंट चाहे तो सेल भी कर सकती है ताकि सीरियल्स की सप्लाई बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट देखो, लिखने को कुछ भी लिख दें यहाँ पर,
कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, क्योंकि आपसे तो कॉन्सेप्चुअल चीज पूछी जाएगी। अगर ये नहीं भी पता है और आपको इतना पता कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो आप अपने आप बना के भी लिख सकते हो कि इन्फ्लेशन कम क्यों हुआ होगा। करेक्ट ना? आई होप गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम ऑफलोडेड व्हीट एंड राइस फ्रॉम द सेंट्रल पूल सेल ऑफ व्हीट फ्लोर एंड राइस अंडर द भारत ब्रांड। पल्सेस में सेल ऑफ चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल अंडर भारत ब्रांड। स्टॉक लिमिट ऑन तूर देसी चना फ्रॉम दिस डेट। अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ देसी चना। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई भी बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन ईज डाउन हो जाएगा। Allowed duty for import of the yellow peas until this. Vegetables buffer stock of onion. A total of 4.7 lakh million ton of rabi onion has been produced under the price stabilization fund, and 20% export duty on the onion since this, and subsidized sale of the onion, इतने subsidized रेट पे हम उसको बेच देंगे, subsidized sale of the tomato also. So all these things have been mentioned by the गवर्नमेंट कि हमने ये स्टेप लिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि गवर्नमेंट हैज टेकन दीज स्टेप्स टू कंट्रोल द फूड इन्फ्लेशन। अगर सोचो गवर्नमेंट ये सब स्टेप लेके फूड इन्फ्लेशन तब भी बढ़ रहा है, तभी बढ़ा ना। सोचो अगर ये स्टेप नहीं लेते तो कहां होता फूड इन्फ्लेशन। सो वी कैन टेक स्टेप टू मिनिमाइज द इंपैक्ट, भाई जितना बढ़ता उससे कंट्रोल में कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट, कंट्रोल। कंट्रोल होता है कंट्रोल, कंट्रोलिंग द फूड इन्फ्लेशन। यस। एंड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलती है FY25 में 4.5 टू 4.8, FY26 में हम 4.2 तक ले आएंगे। तो इस 2024-25 में 4.5 से 4.8 की रेंज में, एंड 25-26 में 4.2 या 4.4 के अप्रॉक्स तक हम इन्फ्लेशन को ले जाएंगे। IMF बोलता है कि हम 4.4 FY25 एंड 4.1 FY26 हमारा इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। मतलब दोनों के, इनसे क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब इनसे, मतलब ये है कि अगर ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्शन ये है FY26 के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये प्रोजेक्शन है हमारा, which means what, which means India is going to have a stable inflation rate, and that indicates that our economy is going to be more stable and increase in a longer run। ग्रोथ रेट अच्छी रहने वाली है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हाँ ठीक है 6.3 टू 6.8% हम मैनेज कर लेंगे। बट इन्फ्लेशन बीइंग ईज्ड आउट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इन्फ्लेशन डू व्हाट, सखी सैया तू खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा। महंगाई डायन है, पैसे की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। तो अगर इन्फ्लेशन ईज डाउन रहेगा तो मोर इन्वेस्टमेंट विल आल्सो कम, एंड दैट विल प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, देखिए घर में इन्फ्लेशन ठीक रहेगा तो बाहर एक्सपोर्ट भी अच्छा कर पाएंगे, बाहर एक्सपोर्ट अच्छा कर पाएंगे तो बाहर के जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर एक्सपोर्ट होंगे, तो हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट का है उसका भी बर्डन ईज आउट होगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, एंड दैट्स अ होलसम पिक्चर दैट यू नीड टू सी। सिर्फ साइलोज में देखेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, फिर इकोनॉमी समझ नहीं आएगी। साइलोज में नहीं देखना है, कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है। और फिर बोलता है ये कंक्लूजन है, तो आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे रेडीमेड कंक्लूजन बैठा के बोलता है कि ये कंक्लूजन है इंडिया का। द फॉलोइंग ऑप्शंस मे बी वर्थ कंसिडरिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी। अगर हमको लॉन्गर रन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, सो दीज आर थिंग्स दैट टेक इनटू द कंसिडरेशन। इंडिया फेसेस अ परसिस्टेंट डिफिसिट इन द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। हमारे पास पल्सेस एंड ऑयल सीड्स का क्या है, डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच है, एंड along with the fluctuations in the tomato and onion prices leading to price pressure, and to address this focused research is needed to develop climate resilient crop varieties. The whole focus of the government is to make sure our supply is sustainable। सप्लाई को सस्टेन करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रोक नहीं सकते अब, वो तो छोड़ ही दे तो अच्छा है। अब तो हम बस बोल रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, एनवायरमेंट में बातें हमने बहुत की हैं, मे भी हम बहुत अच्छे स्टेप्स भी ले रहे होंगे, हम एनवायरमेंट डिप्लोमेसी में बहुत आगे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन एट द एंड हमको वो पॉलिसी लेना ही पड़ेगा कि एनवायरमेंट चेंज होना ही है, एडवर्स क्लाइमेट सिचुएशन होंगी ही होंगी, तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप वैरायटीज पैदा ही करना पड़ेगा, enhancing the yield and reducing the crop damage, and efforts to expand the area under pulses in the rice fallow regions are likely to help। सो गवर्नमेंट कह रही है कि पल्सेस का एरिया ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज करो ताकि पल्सेस की सप्लाई बढ़े।
because we are importing a lot of pulses, and that is putting a burden on our foreign exchange. Correct. Promoting extension activities is crucial. Extension activities means कि फार्मर को एक्स्ट्रा, उनके ऊपर एक्स्ट्रा एक्शन ले, उनको एजुकेट करें, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाएं. एक्सटेंशन एक्टिविटीज. फार्मर शुड रिसीव ट्रेनिंग ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ हाई यील्ड, डिक्रीज रेजिस्टेंस सीड वैरायटीज, disease resistance seed varieties, and targeted intervention to improve the agriculture practices in the major growing regions of pulses, tomato and onions. क्योंकि इन्फ्लेशन मेनली इसमें, and implementing robust data collection and analysis system to monitor prices, stocks, storage, processing facilities is essential in various tiers of the government, and this data should be used to identify the areas for the improvement and make informed policy decisions. High frequency price monitoring data for essential food commodities collected by various agencies within the country may be linked to quantify and monitor price build up at each state from farm gate to the final consumer. हर एक स्टेज पर आप डेटा के थ्रू इन्फ्लेशन को मॉनिटर करो और मैनेज करो, तब जाकर लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी आ पाएगी. एंड इन्फ्लेशन, मैनेजिंग इन्फ्लेशन, दिस इज मैक्रो इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इंडियन इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, इन्फ्लेशन एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि हेल्थ कैसा है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का. एंड दैट्स हाउ it is very much important to balance this. And this is all the analysis that the economic survey do regards to inflation.